साल 2003 विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज और हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। उनके सिर पर $30 मिलियन का कर्ज था, जबकि उन्होंने अपने करियर में $300 मिलियन से भी अधिक कमाए थे। एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ हासिल किया, शोहरत, दौलत, ताकत, वो आखिर सब कुछ कैसे खो बैठा? माइक टायसन का पतन पैसों की कमी से नहीं हुआ, बल्कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कमी से हुआ। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये हमारी सोच और पैसे के साथ हमारे रिश्ते को बताती है। अमेरिकियों के पास अब इतिहास में सबसे अधिक क्रेडिट कार्ड का कर्ज है। यह एक बिना दिखने वाला बोझ, एक बोझ है जिसे देश के सबसे कमजोर लोग उठा रहे हैं। ये फिगर्स यूके और अमेरिका के लिए भी लागू होते हैं। लेकिन एक पल के लिए अपने खुद के पैसे के प्रति नजरिए पर विचार करें। आपके लिए पैसा क्या है? क्या यह आपके जीवन में आता है और तुरंत चला जाता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि पैसे ने आपको कमजोर स्थिति में डाल दिया हो, जिससे आप जल्दी अमीर बनने की योजनाओं या किसी मेंटर की ओर आकर्षित हुए हों, जो कहते हैं कि आप बस उनका कोर्स खरीदकर अमीर बन सकते हैं? कर्ज एक बिना दिखने वाला बोझ है जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को दबा रहा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका या ब्रिटेन तक सीमित नहीं है। एक पल के लिए सोचिए, पैसा आपकी जिंदगी में कैसे आता और जाता है? क्या पैसा आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है? क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन का सामना किया है जहां आर्थिक तंगी ने आपको जोखिम भरे निवेश, लॉटरी टिकट या किसी मेंटर के अमीर बनने के कोर्स की ओर धकेला हो? अगर हम पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन उसे समझते नहीं हैं, तो हम एक अंतहीन चक्र में फंसे रहते हैं। असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि हम जो कमाते हैं उसे संभालते कैसे हैं। माइक टायसन की कहानी सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक वार्निंग है, क्योंकि दौलत सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि उसे कंट्रोल करने की कैपेसिटी से आती है। हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव इन विषयों को किसी न किसी रूप में संबोधित करना है, लेकिन मुझे एहसास होता है कि पैसे के प्रति हमारी धारणाएं कभी-कभी इसे उत्पन्न करने की हमारी क्षमता से अधिक इम्पोर्टेंट होती है, खासकर जब हमारे ब्रेन इस तरह से बने होते हैं कि हमें फाइनेंशियल रूप से समझदारी से काम करने से रोकते हैं। क्या रियली में ये मायने रखता है कि आप सालाना 6 अंकों से अधिक कमा रहे हैं, अगर उस साल के लास्ट में आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है? यहाँ पर डिस्कनेक्ट कहाँ है? अब समय आ गया है कि हम इस रहस्य को हल करें। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमें एक नए नजरिया की भी जरूरत है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो पैसे को समझने में मदद करे, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो पर्सनल फाइनेंस की एजुकेशन में आमतौर पर सिखाया जाता है, लेकिन जिसे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम अक्सर नजरअंदाज कर देती है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चंस, पैसा क्या है, या कहें पैसा क्या दर्शाता है? पैसे को अक्सर एक माध्यम के रूप में डिफाइन किया जाता है जो लेन देन को ईजी बनाता है, जिससे हम ऑब्जेक्ट्स और सेवाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन क्या यह डेफिनेशन एक्चुअली में पैसे की सच्ची नेचर को दर्शाती है? पैसा केवल एक कागज का टुकड़ा या डिजिटल नंबर नहीं है, ये उससे कहीं अधिक गहरा है। ये पावर है, ये अवसर है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारी सोच और डिसीजन लेने की कैपेसिटी का रिफ्लेक्शन है। पैसे को देखने का एक बेहतर तरीका इसे वैल्यू की एक्सप्रेशन के रूप में देखना है। जब आप किसी चीज को खरीदने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट का पैसा देते हैं, तो आप इस चीज के मूल्य को उस पैसे की राशि के बराबर मानते हैं जो आपने दिया है। बेशक कीमत अक्सर आपके द्वारा नहीं बल्कि बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन इस एक पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करें, पैसा हाचियास मूल्य। यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अक्सर हम पैसे को मॉरल विजन से देखने लगते हैं। आपने शायद ये प्रसिद्ध वाक्य सुना होगा, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। हम किसी रिच मैन को देखते हैं और सोचते हैं, इसे यह सब यूं ही मिल गया होगा, इसने किन लोगों का शोषण किया होगा, किसका नुकसान हुआ ताकि इसका फायदा हो सके। लेकिन हम ये नहीं पूछते, आखिर कौन सा वैल्यू जनरेट किया गया जिससे ये पैसा बना? अगर हम ये समझ लें कि पैसा केवल वैल्यू की एक्सप्रेशन है, तो हम समझ पाएंगे कि पैसा न तो नेचुरल रूप से बुरा है और न ही इसे कमाने वाला पर्सन नेचुरली रूप से बुरा है। हाँ, ऐसे लोग जरूर होते हैं जो धोखाधड़ी कर लोगों को यह यकीन दिला देते हैं कि उनके पास जो चीज है वह वैल्यूएबल है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। लेकिन यह पैसा नहीं, बल्कि उनके नैतिक मूल्यों की समस्या है। असल में पैसा सिर्फ आपके ऑप्शन को बढ़ाता है, आपके लिए नए रास्ते खोलता है, लेकिन आप उस पैसे से क्या डिसीजन लेते हैं ये पूरी तरह आपकी एथिक्स पर निर्भर करता है। अब सवाल ये उठता है, अगर पैसा मूल्य की एक्सप्रेशन है, तो ये उन लोगों की रियलिटी को कैसे बदल सकता है जो हर महीने की सैलरी पर निर्भर हैं, या वे लोग जो कर्ज में डूबे हुए हैं? सिर्फ ये समझ लेना कि मनी वैल्यू आपकी जिंदगी नहीं बदल देगा। ये पैसे को देखने के नजरिए को जरूर बदल सकता है, लेकिन इसमें आपके लिए क्या प्रैक्टिकल एडवाइस छिपी है? आपका पैसा के साथ संबंध क्या है? पैसा आपके जीवन में आएगा और फिर चला जाएगा। यह एक ऐसा संबंध है जिसे अक्सर आपकी आय और खर्चों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसे एक और प्रैक्टिकल तरीके से व्यक्त किया जा सकता है जो मुझे स्पेशल रूप से पसंद है। आपकी प्रोडक्शन बनाम कंजम्पशन। मोस्ट ऑफ द पैसा आपके जीवन में इसलिए आता है क्योंकि आपने किसी प्रकार का वैल्यू जनरेट किया है, और हमारे लिए यह मूल्य आमतौर पर लेबर के रूप में होता है। एक नौकरी पैसा तब चला जाता है जब आपने कुछ कंजम्पशन किया हो, जैसे कि एक नेटफ्लिक्स, अमेज़न सब्सक्रिप्शन, एक नई कार या एक घर। इस दृष्टिकोण से देखें तो किसी व्यक्ति की कुल संपत्ति को उसकी उत्पादन और उसे करने की आदतों का क्राइटेरिया कहा जा सकता है। लेकिन अब उस आंकड़े को याद करें जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। सोचिए, इस उत्पादन
वेतन बनाम उपभोग के समीकरण में गड़बड़ी कहाँ हो रही है? अब अपने बारे में सोचिए। आपके जीवन में अब तक जितना भी पैसा आया है और जितना गया है, उसमें से कितना आपके पास अभी भी मौजूद है या किसी संपत्ति में निवेश किया गया है? आपको क्या लगता है कि इस रिश्ते में कौन सा हिस्सा अनबैलेंस्ड है और इसे सुधारने की जरूरत कहाँ है? हकीकत यह है कि हमारे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके यूज करने की आदतों में छिपी होती है। याद रखें कि करियर बिल्डर स्टडी में पाया कि 78% अमेरिकी वर्कर्स पेचेक से पेचेक तक जी रहे हैं। यह भी पाया गया कि जिन वर्कर्स की आय $1,00,000 या उससे अधिक थी, उनमें से 1/3 भी पेचेक से पेचेक तक जी रहे थे। आप ये लॉजिक कर सकते हैं कि 6 अंकों की इनकम वाला कोई व्यक्ति अधिक अर्जित करना चाहता है, लेकिन जब आप एक ऐसी वैल्यू प्राप्त करते हैं जो औसत वेतन से काफी अधिक होती है और खर्चों का स्तर, आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति 6 अंकों की इनकम कमा रहा है वह और अधिक कमाने की चाह रखता होगा। लेकिन जब आपकी सैलरी औसत वेतन से कहीं अधिक है, फिर भी आप आर्थिक रूप से अस्थिर हैं, तो समस्या इनकम की नहीं बल्कि खर्च करने की आदतों की है। अगर आपकी पूरी सैलरी खर्च हो जाती है, भले ही आपकी इनकम औसत से कई गुना अधिक हो, तो असली प्रॉब्लम क्या है? मैं कहूंगा कि उसे से पहले कहातम की प्रॉब्लम को हल करना जरूरी है। कोई भी अमीर सेलिब्रिटी जो दिवालिया हो चुका है, वह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। अगर आपकी खत्म की आदतें गलत हैं, तो यूज का कोई मतलब नहीं रह जाता। चूहों की दौड़ एक एंडलेस, सेल्फ डिफीटिंग या बेकार का प्रयास है। कभी कभी चूहों की दौड़ को 9 से 5 की नौकरी के साथ जोड़ दिया जाता है, जो कुछ व्यक्तियों द्वारा आपको उनके कार्यक्रमों और किताबों को खरीदने के लिए दोषी ठहराने के लिए किया जाता है। लेकिन यह बहुत अन्यायपूर्ण लगता है, क्योंकि यह नौकरी को खलनायक बनाता है और उन लोगों के फैक्ट को नजरअंदाज करता है जो अपनी नौकरियों से प्यार करते हैं या जिनकी 9 से 5 की नौकरी के अलावा अन्य आकांक्षाएं हैं। एक असली चूहों की दौड़ वह होती है जो फाइनेंशियल किनारे पर जीती है। हमेशा एक पेचेक दूर टूटने के, यह लगातार ऐसा महसूस करना कि जैसे ही पैसा आपके जीवन में आता है वह तुरंत गायब हो जाता है, और जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, यह रिलेशन उतना ही खतरनाक होता जाता है। सच तो यह है कि कई लोग अपनी नौकरियों से खुश होते हैं या फिर उनके जीवन में दूसरी एम्बिशंस होती हैं। असली राइट रेस नौकरी नहीं है, बल्कि वह स्थिति है जब आप हर महीने आर्थिक रूप से अस्थिर महसूस करते हैं। रियल राइट रेस वह है जब आप हमेशा आर्थिक अस्थिरता में जी रहे होते हैं। आपका हर वेतन पिछली देनदारियों में खत्म हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ही पैसा आता है वह तुरंत कहीं चला जाता है। जितनी अधिक जिम्मेदारियां होती हैं, ये रिश्ता उतना ही खतरनाक हो जाता है। नौकरी का नुकसान, एक अचानक हेल्थ इमरजेंसी या कोई अनहोनी घटना, ये सब आपकी फाइनेंशियल स्थिति को पूरी तरह हिला सकता है। और इस कंटिन्यूअस फाइनेंशियल अस्थिरता का मेंटल पर इफेक्ट्स क्या होता है? आपकी नौकरी अब सिर्फ एक विकल्प नहीं रह जाती, यह एक अनिवार्यता बन जाती, न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, बल्कि कर्ज चुकाने और अपने जीवन को संभालने के लिए। जैसा कि फाइट क्लब फिल्म में कहा गया है, जो चीजें आप खरीदते हैं वे ही आपको अपने कब्जे में ले लेती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, यह चक्र हमेशा के लिए जारी नहीं रहना चाहिए। इससे बाहर निकलने का रास्ता है, और इसका पहला कदम क्या है? आपके पैसे के साथ संबंध को समझना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इस अवेयरनेस को प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है अपने मासिक खर्चों को जर्नल करना, जैसे कि आवाज, ट्रांसपोर्ट, फूड उपयोगिताएं, मनोरंजन आदि में क्लासिफाइड करना। यह अभ्यास आपको एक कंज्यूमर के रूप में अपने आप को समझने में मदद करता है, हालांकि यह चैलेंजिंग हो सकता है। व्यवहारिक फाइनेंस में इसे ऑस्ट्रिच इफेक्ट कहा जाता है। ऑस्ट्रिच इफेक्ट उसे कहते हैं जो लोग बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद अपने बैंक खाते की शेष राशि की जांच करने से बचते हैं, जो हमारी ट्रेंड को नेगेटिव फाइनेंशियल जानकारी से बचने की ओर इंगित करता है। यह वह भावना है जब आप एक रात बाहर जाने के बाद अपने बैंक खाते को देखने से कतराते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपको पता चले कि आपके पास कितना पैसा बचा है। लेकिन अगर आप इस डर को पार कर लेते हैं, तो अगला कदम है अपने कंज्यूमर बिहेवियर पर कंट्रोल है। यह अक्सर बजटिंग के माध्यम से किया जाता है। हर महीने यह तय करना कि प्रत्येक कैटेगरी पर आप कितना खर्च करेंगे और फिर उसी बजट पर टिके रहना। यह प्रक्रिया आपको यह देखने में मदद करती है कि आप किन चीजों पर अधिक खर्च कर रहे हैं और उन खर्चों को कैसे कम किया जा सकता है। आपका टारगेट क्या है? अपनी इनकम से कम खर्च करना, यानी अपनी कैपेसिटी के भीतर जीना। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले पर्सनल फाइनेंस का एक इम्पोर्टेंट रूल्स है, इसे इमरजेंसी फंड बनाना। यह एक ऐसा बचत फंड होता है जो किसी भी अचानक की स्थिति में आपकी रक्षा करता है। अगर देखा जाए, एक इमरजेंसी फंड आपके 3 से 6 महीने के खर्चों को कवर कर सकता है। अब सवाल यह उठता है, हम ऐसा जीवन क्यों चुनते हैं जिसे हम एक्चुअली में नहीं कर सकते? हम ऐसा लाइफस्टाइल क्यों अपनाते हैं जो हमें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की ओर धकेलती है? यह हमारे मानसिक पक्षपात का रिजल्ट है। एक ऐसा विषय जिस पर एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है, जिसमें हमारे बारे की चर्चा
चाहो, हमारे फाइनेंशियल फैसलों पर सिर्फ हमारी इनकम या खर्चे ही असर नहीं डालते, हमारी मानसिकता और आदतें भी हमें इकोनॉमिक ट्रैप में फंसा सकती हैं। ऑस्ट्रिच इफेक्ट इसका एक उदाहरण है, जब हम किसी नेगेटिव फाइनेंशियल जानकारी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह अकेली मानसिक बाधा नहीं है। हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट को लॉन्ग टर्म बेनिफिट से अधिक प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि हम आज एक नई घड़ी खरीदने को कल के लिए बचत करने से अधिक इम्पोर्टेंट मानते हैं। हमारी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, हम वही सोचते और करते हैं जो हमारे आसपास के लोग कर रहे होते हैं। जब हमारे दोस्त एक महंगी कार खरीदते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। इसे कीपिंग अप विद द जोन्सेस कहा जाता है, यानी जब हम अपने सोशल दायरे में दूसरों से पीछे न छूटने की होड़ में खर्च करने लगते हैं। लेकिन आज के दौर में शान हमारे पड़ोसी ही नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर हर जगह मौजूद है। हम सोशल मीडिया पर दूसरों के जीवन को देखकर उनके जैसी चीजें पाने की चाह रखते हैं, भले ही हमें उनकी जरूरत न हो, और यही हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रभावित करता है। आज लोन हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है, लेकिन क्या यह जरूरी है? क्या यह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम दूसरों से तुलना कर रहे हैं? क्लियर करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगी कपड़ों, गहनों या स्पोर्ट्स कार खरीदना बुरा है। नहीं, मुझे लगता है कि एंजॉयमेंट करना बुरा है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी नहीं करना है, बल्कि यह समझाना है कि कैसे ये पूर्वाग्रह हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं और हमें अधिक जागरूक बनाने में मदद कर सकते हैं। हमारी फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ हमारी इनकम पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम अपने साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल करते हैं। आपकी सोच क्या है? क्या आप सच में वेल्थी बनना चाहते हैं या केवल अमीर दिखना चाहते हैं? दुनिया को प्रभावित करने के लिए दिखावे की दौड़ में कहीं आप अपनी असली इकोनॉमिक सिचुएशन को तो नजरअंदाज नहीं कर रहे। राइट रेस का मतलब केवल 9 से 5 की नौकरी करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें आप हमेशा अगली चीज के पीछे भाग रहे हैं। कभी अगली सैलरी, कभी अगला गैजेट, कभी अगली छुट्टी। लेकिन इस दौड़ में आपके ड्रीम्स और टारगेट हमेशा पीछे छूट जाते हैं। इतिहास गवाह है, बजट और खर्चों पर नजर रखना हमेशा काम करता है। यह आपको इस एंडलेस दौड़ से बाहर निकाल सकता है। धन के बारे में सोचना या अधिक धन की इमेजिनेशन करना मजेदार है, लेकिन जब तक आपकी कंज्यूमर माइंडसेट सही नहीं है, आप चाहे जितना कमाएं वह खत्म हो जाएगा। ग्रैहम स्टेफन और डेव रामसी जैसे फाइनेंस एक्सपर्ट्स अक्सर कंजम्पशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं, जो कि बेहद जरूरी है, लेकिन वे एक बात पर कम ध्यान देते हैं, इनकम बढ़ाने के तरीकों पर। और मैं समझता हूँ कि वे ऐसा क्यों करते हैं। खर्चों को कम करना हमेशा आसान होता है, लेकिन इनकम बढ़ाना मुश्किल। तो आप इस दौड़ में कहाँ खड़े हैं? क्या आप दिखावे के लिए खर्च कर रहे हैं? क्या आप अगले महीने की सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, या आप रियली में इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट होने के लिए कदम उठा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि वे ऐसा क्यों नहीं करते। खर्चों को कम करना और एंजॉयमेंट की मात्रा को कंट्रोल करना आमतौर पर इनकम बढ़ाने से आसान होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने कंज्यूमर बिहेवियर को समझें और इसे बैलेंस करें, ताकि हम एक हेल्थी फाइनेंशियल जीवन जी सकें। जब हम एक बड़ी ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं, तो ऐसी सलाह देना जो अधिकतर लोगों के लिए काम करे सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। यही वजह है कि कई कम्युनिटी फ्रूगैलिटी पर केंद्रित होते हैं, जैसे कि फायर कम्युनिटी फायर मूवमेंट का टारगेट होता है जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना और जल्दी रिटायर होना। ये लोग बहुत सादा जीवन जीते हैं, अत्यधिक बचत करते हैं और लॉन्ग टर्म निवेश पर ध्यान देते हैं। मिनिमलिस्ट्स भी इसी विचारधारा का अनुसरण करते हैं, लेकिन उनका अप्रोच अधिक दार्शनिक और भौतिकवाद विरोधी होता है। लोग जैसे ग्रेहम स्टीफन या डेव रामसी ऐसे रणनीतियों को बढ़ावा देते हैं जो किफायत पैसे को बचाने और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस है। इस रणनीति में कुछ भी गलत नहीं है, ये डिफरेंट इनकम लेवल्स वाले लोगों के लिए काम करती है। लेकिन सच बोलें तो ग्रेहम स्टीफन अपने YouTube चैनल से हर महीने 1 लाख से 2 लाख डॉलर कमाने के लिए कूपन काटने या अत्यधिक सस्ता लाइफस्टाइल पर निर्भर नहीं करते हैं। न ही डेव रामसे इन रणनीतियों पर निर्भर करते हैं ताकि उनका एस्टिमेटेड नेटवर्थ $55 मिलियन हो सके। नहीं, ये लोग प्रोडक्शन का उपयोग कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर पैसा आपकी बाजार में मूल्य की परसेप्शन के बराबर होता है, और अपनी वैल्यू फॉर मनी बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? एक समस्या को पहचानें, उसके लिए एक समाधान बनाएं और बड़े पैमाने पर उसे बाजार में बेचें। यही एक एंटरप्रेन्योरशिप है। बचत और बचत महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल इन्हीं से कोई धनवान नहीं बनता। अगर असली फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है तो सिर्फ खर्च कम करने के बजाय इनकम बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। किसी भी समाज में वैल्यू क्रिएशन का मीनिंग केवल नौकरी करने तक सीमित नहीं है। यदि आप किसी ऐसी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं जो लोगों की समस्याओं को हल करे, तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक साधारण नौकरी की तुलना में कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता और न ही सभी को इसे अपनाने की जरूरत है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए सही है। इसके अलावा प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब केवल एक ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना ही नहीं होता। ग्राहम स्टीफन ने YouTube को एक ऐसा साधन बनाया जिससे वे पर्सनल फाइनेंस पर बड़े पैमाने पर वीडियो बना सकते हैं। इसी तरह मैंने भी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के वीडियो बनाने का रास्ता अपनाया और इसे एक फुल टाइम व्यवसाय में बदल दिया। प्रोडक्शन का मतलब यह है कि आप बाजार को किसी भी रूप में वैल्यू प्रदान कर रहे हैं। मैंने अपने एक्टिंग, प्रेजेंटेशन, कहानी कहने और वीडियो एडिटिंग स्किल्स का उपयोग किया ताकि मैं रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। गुड लक से बाजार ने इसे
पॉजिटिव रूप से स्वीकार किया। आपका प्रोडक्शन किसी भी रूप में हो सकता है, एक ऐप या सॉफ्टवेयर जो किसी बड़ी समस्या का हल निकालता है, एक फिटनेस ब्रांड जिसे अन्य ब्रांड्स की तुलना में बेहतर ब्रांडिंग और कम्युनिटी मैनेजमेंट प्राप्त हो, बेन फ्रांसिस की तरह, जिन्होंने जिमशार्क को केवल एक कपड़ों के ब्रांड से एक मजबूत फिटनेस समुदाय में बदल दिया। अधिकांश लोगों के लिए 9 से 5 की नौकरी ही उनकी उत्पादन क्षमता होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका उत्पादन केवल यहीं तक सीमित रहना चाहिए। यदि आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर के रूप में समझते हैं तो आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज के द्वार खुल सकते हैं। क्या आप केवल एक कंज्यूमर हैं या आप मूल्य बना रहे हैं? ये प्रश्न ही आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की कुंजी हो सकता है। इसलिए अपने उत्पादन क्षमताओं को पहचानना और उन्हें बढ़ाना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और करियर में सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने की दिशा में ले जा सकता है। अगर आप बाजार में वैल्यू का निर्माण कर सकते हैं तो आप बड़े पैमाने पर धन प्राप्त कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट ने हमें यह अवसर दिया है कि हम कुछ भी बना सकते हैं और उसे बाजार में प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या बाजार को आपकी बनाई हुई चीज की जरूरत है? यह केवल तभी पता चलेगा जब आप अपना उत्पाद या सेवा लॉन्च करेंगे। इसलिए सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को एक उपभोक्ता के रूप में जागरूक करें। यह समझें कि आप क्या खरीदते हैं और क्यों खरीदते हैं। अपने उपभोग को जर्नल करके और अपने खर्चों का प्रबंधन करने के लिए एक बजट बनाकर आप इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को एक उपभोक्ता के रूप में अवेयर करें। ये समझें कि आप क्या खरीदते हैं और क्यों खरीदते हैं। अपने उपभोग को जर्नल करके और अपने खर्चों का प्रबंधन करने के लिए एक बजट बनाकर आप इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप उपभोक्ता के रूप में कैसे व्यवहार करते हैं। आप क्या खरीदते हैं और क्यों खरीदते हैं। इसके लिए आपको अपने खर्चों को लिखना और एक बजट बनाना होगा जिससे आप अपनी कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकें। जब आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर लेते हैं तब अगला कदम यह होता है कि आप वैल्यू क्रिएशन करें, चाहे वह एक नौकरी हो, एक बिजनेस हो या कोई और माध्यम नौकरी। किसी कंपनी में काम करके उत्पादकता बढ़ाना व्यवसाय, किसी समस्या का समाधान निकालकर उसे बाजार में बेचना, डिजिटल कंटेंट, यूट्यूब, ब्लॉग, ऑनलाइन कोर्स या अन्य डिजिटल प्रोडक्ट से मूल्य प्रदान करना, यह वही रणनीति है। इसलिए सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को एक उपभोक्ता के रूप में जागरूक करें। ये समझें कि आप क्या खरीदते हैं और क्यों खरीदते हैं। अपने उपभोग को जर्नल करके और अपने खर्चों का प्रबंधन करने के लिए एक बजट बनाकर आप इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। उत्पादन तब इस बात का मामला बन जाता है कि आप समाज में कितना मूल्य ला सकते हैं, चाहे वह एक नौकरी हो, एक बिजनेस हो या किसी अन्य उत्पादन के साधन। यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसने मुझे बहुत मदद की है और मुझे यकीन है कि इसने उन अनगिनत लोगों की भी मदद की है जो पैसे कमाने में रुचि रखते हैं। यह अब केवल आसान चीजों की बात नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। और फिर इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए, क्या आप जानते हैं कि यह एक $170,454 का आंकड़ा कितना वंडरफुल है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका यहाँ तक देखना इस बात का प्रमाण है कि मैंने किसी न किसी तरीके से आपको वैल्यू प्रदान किया है। इसलिए कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें। और यदि आप व्यवसाय, मनी और फाइनेंस के विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।